स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 4 चैप्टरों की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल दी हैं, जाकर देख लें। आज ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में इसका पार्ट 1 है और ये चैप्टर 2 पार्ट में कवर कर दिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नए शब्द। नए शब्दों में सबसे पहले आता है खुशनवीसी, सुलेखन करना, यानी कि लिखने की कला जो थी उस टाइम वही खुशनवीसी कहलाती थी। वेलम, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को वेलम कहते थे। प्लाटेन, प्लाटेन था लेटर प्रेस, छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले ये बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। पहले ये काठ का, लकड़ी का होता था, फिर स्टील का बनने लगा। अब आता है कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। फिर आता है गैली, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी वो गैली कहलाती थी। गाथा और या गीत, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता था वो गाथा या गीत कहलाते थे। शराबघर, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे, वो शराबघर था, वो तो सबको ही पता है। प्रोटेस्टेंट, धर्म सुधार, 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे और इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो मार्टिन लूथर के द्वारा लाया गया था कैथोलिक धर्म के विरोध में। कैथोलिक धर्म भी चर्च पर ही आधारित था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुरीतियाँ यानी कि बुराइयाँ थी, उसकी आलोचना करी फिर मार्टिन लूथर ने और एक नए धर्म की शुरुआत करी, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। अब आता है इनक्विजिशन, यानी कि धर्म अदालत। विधर्मियों की शिनाख्त करने और सज़ा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को ही इनक्विजिशन यानी कि धर्म की अदालत कहते थे। धर्म विरोधी, इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्म विद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उनकी बात ही अंतिम है। ये धर्म विरोधी है भाई, वो किसी भी बात को मतलब किसी भी धार्मिक मान्यताओं को असहमति देना वो धर्म विरोधी है। क्योंकि उस टाइम लोगों को ये लगता था, जो धार्मिक विश्वास में भरोसा रखते थे, कि जो हम कहेंगे वो सारी बात मानी जाएंगी, ये धार्मिक लोग कहते थे। संप्रदाय, किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने संप्रदाय के हैं। तो अब आता है और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी पंचांग, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। चैप बुक, चैप बुक क्या थी? गुटका जिसे कहते हैं, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। इन्हें आम तौर पर फेरी वाले बेचते थे और ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। चैप बुक होती है जिन्हें जेब में भी रख सकते हैं, छोटी छोटी बुक, और इन्हें फेरी वाले लेकर घुमा करते थे, जगह जगह बेचा करते थे। अब आता निरंकुशवाद। निरंकुशवाद तो आपको पहले से भी बहुत अच्छे से पता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा हुआ था, वो भी एक निरंकुश शासक था। अब निरंकुशवाद को समझना बहुत आसान है। राजकाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो, ना ही संवैधानिक, यानी कि उसे कोई नहीं रोक सकता, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, और वो खुलकर आज़ाद है, स्वतंत्र है और खुलकर राज कर रहा है, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। उल्मा, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वानों को उल्मा कहा जाता था। फतवा, अनिश्चय या असमंजस्य की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। जो मुसलमानों में जो मुफ्ती होते थे उनके द्वारा कोई ऐसी घोषणा की जाए जो जिसको सभी मानेंगे, उसको फतवा कहते थे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, चैप्टर की शुरुआत अब यहाँ से हो गई। जो नए शब्द थे हमने सारे पढ़ लिए, अब चैप्टर की शुरुआत हो गई। चलिए चैप्टर को अब आराम से समझते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी कि छपाई की संस्कृति आई और दुनिया में क्या बदलाव आया, वो भी आधुनिक दुनिया में। सबसे पहले, मुद्रित या छपी हुई सामग्री का बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज
मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि, ये सब छपी चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब सबसे पहला आता है शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी। सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत हुई है वो लकड़ी के ठप्पे चाइना में यूज़ किए जाते थे और उस पर उसको कागज़ पर रगड़कर छपाई की जाती थी, ब्लॉक प्रिंटिंग। अब जो है एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। बहुत लंबे टाइम तक चीनी था जो मुद्रित सामग्री छापता था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था और व्यापारी अपने रोज़मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। भाई व्यापारी जो है अपनी रोज़मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए भी छपी हुई सामग्री का इस्तेमाल करने लगे अलग अलग तरीके से। पढ़ना एक शगल भी बन गया, यानी कि शौक़ बन गया पढ़ना एक। और अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने तो स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। कुछ महिलाओं ने, जो अमीर महिलाएं थी, खुद की रचित काव्य और नाटक भी छाप दिए, यानी कि पढ़ने का इतना जुनून जग गया था खासकर अमीर घर की महिलाओं को। अब जापान में मुद्रण चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। चीन के बुद्ध प्रचारक और जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है जिसका नाम है डायमंड सूत्र। ये जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है और तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी जापान में। अब यूरोप में मुद्रण का आना। अब यूरोप में मुद्रण, यूरोप आप जानते हो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूरोप के देश हैं। अब सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीन कागज़ भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा, चीनी कागज़ भी। और फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। तो यानी कि चीन में मार्को पोलो नामक व्यक्ति था जो इटली से आया था और चीन के अंदर की जो उसने छपाई की प्रक्रिया देखी उसको वो सीखकर इटली वापस गया। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा और फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। यानी कि मार्को पोलो की वजह से इटली में फैली छपाई की तकनीक। व्यापार और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती और मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ने लगी तो वे जो किताब छापने वाले हैं पुस्तक विक्रेता, वो भी देश विदेशों में अपनी किताबें निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था, इसलिए उनका सर्कुलेशन, चलन गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। यानी कि धीरे धीरे वो चीज़, वो जो नकल उतारने वाली, हाथ से करने वाली जो काम थे ना, हाथ से जो पहले लिखाई होती थी, वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। जो छपाई है ब्लॉक प्रिंटिंग की, वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होती चली गई, लोकप्रिय होती चली गई और वो आसान भी थी, थोड़ी उससे जल्दी छप जाती थी सामग्री। अब किताबें छापने के लिए इससे भी तेज़ और सस्ती मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी। अब ब्लॉक प्रिंटिंग से भी तेज़ एक और किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो और तेज़ी से छपाई करे। तो 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। क्या कर दिखाया, अब पढ़ते हैं। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को उचित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। यानी कि जोहानिस गुटेनबर्ग ने कितने सारे काम किए हैं अपने छापे खाने की मशीन का आविष्कार करने से पहले। और जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना। जो जैतून प्रेस थी वो आगे जाकर प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना, यानी कि उसी से उसने कुछ गुण हासिल करे उस मशीन से और फिर जाके छपाई की मशीन बनाई डाली। सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया और गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था और उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। अंग्रेज़ों की सबसे पहली किताब बाइबल छापी और तकरीबन 180 प्रांतियाँ बनाने में उसे 3 साल लगे। 180 किताबें छापी और उसको 3 साल लग गए और जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। उस समय के हिसाब से ये भी बहुत तेज़ था कि 180 किताबें बहुत जल्दी छाप दी। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जों में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी थी। शुरू में जो छपी हुई किताबें थी वो भी हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी थी।
हाथों से लिखी हुई किताब जैसी दिखती थी। करीब 100 साल के दरमियान यानी कि 1450 से 1550 यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाज़ारों में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। 15वीं सदी में 2 करोड़ किताबें थी यूरोप के बाज़ारों में, और यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। कितनी तेज़ी से बढ़ रही है किताबों की मांग। अब मुद्रण क्रांति और उसका असर। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल गया लोगों का। कैसे? एक नया पाठक वर्ग मिला। क्या मिला? नया पाठक वर्ग मिला। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी और किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे, सिर्फ मुंह से सुनी हुई बातों को ही सुनते रहते थे। अनपढ़ लोग और आम लोग वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे। गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। छपाई से पहले के किताबें महंगी भी थी और छापना भी बड़ा मुश्किल काम था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग, और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। जो पढ़ नहीं पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापना शुरू कर दी। छापने वालों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापी ताकि आम लोग इससे खुश हों। फिर भी इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में गाया सुनाया जाता था, लोकगीत और लोक कथाओं को। अब धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर भी थे। यह आशंका की थी कि ना जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर होगा। भाई किताबों से आम लोगों के जहन पर असर होगा, इस चीज़ को लेकर विद्वानों का डर था। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण ना हो, जो छपे हुए और पढ़े जा रहे हैं उस पर कोई नियंत्रण ना हो तो लोगों में बागी और उधार्मिक या अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी हैं। कैथोलिक चर्च के विरोध में मार्टिन लूथर ने 95 स्थापनाएं लिखी हैं, और इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे और इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की शुरुआत हुई। यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्म सुधारक अलग अलग हो गए। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रांतियाँ बिक गई। न्यू टेस्टामेंट एक बुक थी लूथर की, मार्टिन लूथर की, उसकी तर्जुमा करके 5000 किताबें उसकी बेच दी गई। तर्जुमा मतलब ट्रांसलेट कर गए। और प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की देन है और दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर ने यह कहा कि ईश्वर की सबसे बड़ी देन है मुद्रण, यानी कि छपाई, जिसकी वजह से आज लोगों तक कितनी सारी किताबों की पहुँच है। अब आती है मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए और इटली के किसान मेनोकियो ने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए, यानी कि अपनी तरफ से ही कुछ भी अर्थ देने लग गया बाइबल का। और ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन धर्म विद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था बनाई तो शुरू किया तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। ये देखो अभी पर हमने शब्द पढ़ा ना, इंक्विजिशन, यानी कि ये थी धार्मिक अदालत। यहाँ पर सज़ा सुनाई जाएगी धर्म से रिलेटेड, यानी कि कोई भी अगर गलत बात कहेगा तो। पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता दर बढ़ती रही और यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई। लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया और पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। अभी हमने पढ़ा था ना, छोटी बुक जो चैप बुक थी वो जेबों में आ जाती थी, छोटी बुक थी और वो फेरी वाले गांव-गांव जाकर बेचते थे। और ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं और लोकगीतों की हुआ करती थी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक या 1 पैसिया किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता था
और इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। और 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही पत्रिकाओं का आरंभ शुरू हुआ। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। अब आगे पढ़ते हैं। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होगा। किताबें आ गई हैं भाई, लोग इंटेलिजेंट होंगे तो विरोध का सामना करेंगे। नहीं, कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, वाकई में, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। यानी कि किताबें वो हैं जो अच्छा दौर लाएंगी, समाज को बिल्कुल बदल डालेंगी और समाज के अंदर कुरीतियाँ जितनी भी बुराइयां हैं वो सब खत्म कर देंगी। लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी कि जनता के मत में जो किताबें छप रही हैं छापे खाने से, उससे निरंकुशवाद का अंत हो जाएगा। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। भाई फ्रांसीसी क्रांति हम सब जानते हैं कि छपाई का बहुत महत्व है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ से। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो कुछ पोस्टर, कुछ लोकगीत और कुछ किताबें, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के काम करा था। अब फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची कैसे, तो उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं। छपाई के चलते ज्ञान उदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखकों ने कुल मिलाकर अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल किया। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस और मुबाहिसे हुए। यानी छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। फिर बहुत सारे पुराने मूल्य, संस्था और कायदों पर आम लोग जनता के बहस और मुबाहिसे हुए। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। यानी कि जनता तो बेचारी गरीबी से या परेशानी से मुश्किलों में फंसी हुई है, राजशाही एकदम मस्त अपने ज़िंदगी जी रहे हैं भोग विलास की। अब 19वीं सदी, बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। यानी कि प्राथमिक शिक्षाएं शुरू की, बच्चों को फ्री मिलेंगी तो बच्चे पढ़ने लगे। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। सिर्फ वहाँ बच्चों की ही किताबें छपेंगी। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। और महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। यानी कि अश्लील लगती थी ऐसी प्रकार मतलब संस्करण में शामिल नहीं करा। जो कुलीनों को पसंद नहीं थी बात, वो उनको छापने भी नहीं देते थे। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। जैन ऑस्टिन, ब्राउन बहनें, जॉर्ज इलियट आदि, उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 17वीं शताब्दी में काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। भाई पहले काम के घंटे बहुत हुआ करते थे, 18-18। जब काम के घंटे घट गए तो लोगों ने अपने जो बाकी बचा हुआ समय उसको कुछ और काम में लगाने की सोची। तो वो या तो शॉप पर जाके बुकों की दुकान पर जाके किराए पर बुक खरीद लेते थे या फिर कोई बुक खरीद के लाकर उसे पढ़ा करते थे अपने घर पर। तो यानी कि उन्हें जब समय मिलने लगा तो पढ़ने लगे। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। नई तकनीकी परिष्कार पूरी 19वीं सदी। अब नई तकनीकी परिष्कार क्या है? पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। यानी कि नई तकनीकी परिष्कार का मतलब यह है नई छापे खाने की और नई नई मशीन आएंगी। अब 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था और इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। और सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ और प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई। स्वचालित पेपर रील
और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इंग्लैंड में सन 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। वो किताबें इंग्लैंड में छापी गई जो लोगों को ज़्यादा लोकप्रिय थी ताकि उनकी डिमांड बढ़े। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताब की बिक्री गिरने का भय हुआ। जब 1930 में आर्थिक महामंदी आई तो बहुत सारे किसान जो थे वो इसलिए डर गए कि आर्थिक मंदी आ रही है, किताबों की बिक्री अब धीमी हो जाएगी। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे। यानी कि अब जो किताबें उन्होंने छापी है ना वो पाठक वर्ग को देखकर छापी है कि पाठक वर्ग की जेब में इतना पैसा है भी, तो उन्होंने क्या करा, सस्ते कागज़ और सस्ता ही जल्द या बिना जल्दी की किताबें छापना शुरू कर दी। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब से शुरू हुई। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। हमारे भारत में जब छापे खाने की मशीन नहीं आई थी तो उससे पहले जो है लोग हाथों से लिखा करते थे जिन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही हैं, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी, और लेकिन अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। और गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे, यानी कि जो पुराने समय में गुरु हुआ करते थे वो सिर्फ अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे, और इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। उच्च प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद थी। यानी कि धीरे धीरे किताबों की डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है, किताबों की मांग, किताबों की छपाई, मुद्रण कैसे धीरे धीरे विकास करती जा रही है और लोगों में पढ़ने का एक जुनून सा जगता जा रहा है। धार्मिक पुस्तक, सामाजिक पुस्तक, हर तरह की पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। बंगाल गजट नाम से ही एक हफ्ते की पत्रिका का संपादन शुरू किया। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार पर छापने लगते थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय ने के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। यह सबसे पहला प्रयास था राजा राम मोहन राय का। तो इसी के साथ आज हमारी इस चैप्टर की यानी कि अध्याय 5 मुद्रण और संस्कृति आधुनिक दुनिया का ये 5वां अध्याय था और उसका पार्ट 1 था ये वीडियो का। अभी पार्ट 2 आएगा वीडियो का और पार्ट 2 में ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ आज की अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।